हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रवीण स्टडी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 11 जनवरी 2021 और आज 11 जनवरी 2021 के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन सारे के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो आप वीडियो में ज़रूर बने रहें, शुरू से अंत तक बने रहें। और मेरे प्यारे दोस्त, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों को भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो ज़रूर कर लें। एक बात और कि आप यदि करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ने बैठें तो मैं प्रतिदिन इस बात को बोलता हूं कि आप कलम कॉपी लेकर ज़रूर बैठें, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त इसमें बहुत सारे बात बताए जाते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन कहता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बनाए गए? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं कौन? तो जे वेंकट रामू। कौन? जे वेंकट रामू। एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। किन्हें बनाया गया? तो जे वेंकट रामू को बनाया गया। इससे पहले इक्विटास स्मॉल, कहाँ? इक्विटास स्मॉल है ना, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में चीफ डिजिटल ऑफिसर थे। क्या थे? चीफ डिजिटल ऑफिसर थे। चलिए, अब आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1 सितंबर 2018 ईस्वी को। कब हुआ? 1 सितंबर 2018 ईस्वी को। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली। ये भी आप याद रखिए। चलिए, अब आई है डाक विभाग से। तो डाक विभाग से जितने भी सारे बातें बनेंगे उन सारे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट जानिए कि 1727 ईस्वी में पहला, कब? 1727 ईस्वी में पहला पोस्ट ऑफिस खुला था भारत में। ठीक है। इसके बाद 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाक विभाग की स्थापना हुई। 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में, कब? 1772 ईस्वी में पिन कोड की शुरुआत हुई। ये भी आप जानिए। इसके बाद 1986 ईस्वी में इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। किसकी? 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। अब आया है 2018। तो 2018 में मतलब 1 सितंबर 2018 को किसको? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को ला दिया गया है। तो इतनी सारी बातें आप जरूर याद रखिए। एक बात है और कि 9 अक्टूबर को, कितना? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। इतनी सारी बातें आपको पहले क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है, हाल ही में किस देश ने फतह-1, क्या? फतह-1 रॉकेट सिस्टम का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। किसने किया? पाकिस्तान ने। फतह-1 रॉकेट सिस्टम जो है पूर्णतः पाकिस्तान का स्वदेशी मिसाइल है, मिसाइल लॉन्चर है। मिसाइल नहीं, मिसाइल लॉन्चर कहिए। और इसकी मारक क्षमता जो है 140 किलोमीटर है। कितनी है? 140 किलोमीटर। ये हथियार वगैरह ले जाने में सक्षम है। चलिए, अब आई है, इससे पहले एक बात और जानिए कि शाहीन 9, क्या? शाहीन 9 नाम का युद्धाभ्यास भारत और पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ था। ये भी आप याद रखिए। चलिए, अब आई है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन बनेंगे उस पर हम बातें करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी और राजधानी इसकी है कहाँ? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के संसद का नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो कराची है। क्या है? कराची। और पाकिस्तान की राजभाषा क्या है? तो पाकिस्तान की राजभाषा है
उर्दू एंड क्या है, अंग्रेजी, उर्दू और इंग्लिश है। तो इन सारी बात को आपको याद रखना है। चलिए अब हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण अपने राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है? तो किस राज्य सरकार ने घोषित किया है नियंत्रित क्षेत्र? तो ये किया है पंजाब। पंजाब राज्य सरकार ने अपने राज्य को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। नियंत्रित क्षेत्र का मतलब क्या होता है? तो नियंत्रित क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी भी पर्पज से या किसी भी उद्देश्य से आप जो है दूसरे जगहों से, मतलब दूसरे स्टेट से मांस का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। किसका? मांस का इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। चलिए, क्यों? क्योंकि ये अपने क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित कर लिया है ना। किससे? बर्ड फ्लू से। बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रकोप को देखकर और इससे अवेयर होकर अपने राज्य क्षेत्र को नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया है। कब तक किया है? तो ये किया है 15 जनवरी तक। ये भी आप याद रखिए। चलिए, तो मांस का इंपोर्ट नहीं होगा। अब यहाँ आया है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि केरल ने एवियन इन्फ्लुएंजा को, बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया। क्या क्या? राज्य आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य बन गया। किसने? केरल। और केरल में वहाँ पर भी हम लोग कोरोना में भी देख रहे थे, तो कोविड-19 सबसे पहले कहाँ मामला मिला था? तो केरल में ही मिला था। तो दोनों दृष्टिकोण से बर्ड फ्लू की बात करेगा तो बर्ड फ्लू को और भी एक नाम से जानते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, है ना। तो सबसे पहला राज्य आपदा घोषित करने वाला राज्य कौन बन गया? तो केरल। ये भी याद रखिए। बर्ड फ्लू के कारण बर्ड फ्लू का पहला मामला कहाँ मिला? तो ये मिला था राजस्थान में, है ना। राजस्थान में कोरोना में राजस्थान में क्या किया था राजस्थान ने? तो पहला लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य बन गया था राजस्थान कोरोना काल में। तो यहाँ पर भी वहाँ पर भी क्या देखे गए? तो 7 से 8 कौवा एक ही जगह मरे पड़े दिखाई दिए। ये बर्ड फ्लू किसको ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है? तो ये जितने भी पक्षी हैं जैसे कौवा और बत्तख, इस पर अभी ज़्यादा देखने को मिले हैं। मतलब तो क्या किया गया? तो इतनी बात आपको याद रखना है। इसके बाद डिजीनेस्ट नाम का ऐप लॉन्च किया। कौन? पंजाब सरकार। पंजाब से आया है तो पंजाब की बातें कर रहे हैं। पंजाब सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? डिजीनेस्ट नाम का एक ऐप लॉन्च किया। PR इनसाइट नाम का भी एक ऐप लॉन्च किया। किसने किया? पंजाब ने। पंजाब में पंजाब राज्य का आइकॉन नियुक्त किया गया है। किसको? सोनू सूद को। और किसने नियुक्त किया है? तो चुनाव आयोग ने पंजाब राज्य का आइकन नियुक्त किया है सोनू सूद को। चलिए, इतनी बातें आपको याद रखना है। और भी आगे बात करते हैं। पंजाब जो है अभी हाल के दिनों में कृषि कानून पर प्रोटेस्ट चल रहा है ना। अब सरकार का लगातार विरोध कर रहे हैं किसान। तो सबसे पहले कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? तो पंजाब बन गया। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। किस पार्टी से हैं? तो कांग्रेस पार्टी से हैं। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बीपीसी बदनौर। कौन है? बीपीसी बदनौर। ये भी आप याद रखिए। पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कुल है 13, राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की कुल संख्या है कितना? 117। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि हाल ही में किस बैंक ने सेना के जवानों के लिए सौर सैलरी अकाउंट लॉन्च किया? सौर सैलरी अकाउंट क्या होता है पहले ही जान लीजिए कि किस बैंक ने जारी किया है। तो ये बैंक लॉन्च किया है बंधन बैंक। किसने? बंधन बैंक। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब सौर सैलरी अकाउंट क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो बंधन बैंक जो है सेना के जवानों के लिए कई फीचर्स के साथ घोषणा किया है। क्या घोषणा किया है? तो इसमें कुछ सुविधाएं कुछ खास फीचर्स के साथ दिया जाएगा। जैसे इनका अकाउंट 0 बैलेंस से खुल सकेगा, है ना। और इनके खाते से किसी भी प्रकार का
इनके अकाउंट से किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। और भी कई सुविधाएं दी गई है, साथ ही साथ इनके परिवार को भी इन सारी सुविधाओं को दिया जाएगा। तो ये किसने जारी किया? तो अब समझ गया हूं कि सौर सैलरी अकाउंट क्या है, तो खास करके सेना के लिए लॉन्च किया गया है। अब बंधन बैंक की बात आई है, तो बंधन बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 ईस्वी में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, है ना। इसके एमडी एंड सीईओ मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? चंद्रशेखर घोष। सारी बात को आप लिखते जाइए, सुनते जाइए मेरे प्यारे दोस्त। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ, और यदि आप मेरे वीडियोज़ को प्रतिदिन देखते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि कोई भी एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से आपको बताए जाते हैं, एक क्वेश्चन पर कई बातें बताए जाते हैं कि कभी छूटने वाला ही नहीं। और मैं एक सप्ताह के अंदर जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं तो उन सारी बात को भी बताया जाता है, तो आप जरूर इन सारी बात को याद रखिए। चलिए, और एमडी एंड सीईओ कौन है इसके बंधन बैंक के? तो एमडी एंड सीईओ हैं चंद्रशेखर घोष, और यही इनके फाउंडर भी हैं। मतलब बंधन बैंक के संस्थापक कौन है? तो कौन है? चंद्रशेखर घोष। चलिए, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है अनूप कुमार शुक्ला। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया गया? तो ये मनाया गया है 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? तो इसका उद्देश्य है कि विश्व भर में मतलब पूरे वर्ल्ड में हिंदी के प्रचार प्रसार को, है ना, प्रचार प्रसार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना और हिंदी को विश्व की प्रचलित भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। इसीलिए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये मनाया कब से जाने लगा है? तो ये मनाया जाने लगा है 2006 से तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु साल 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने की घोषणा की गई थी। तब से प्रत्येक साल जो है 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। और भी जानिए, सबसे पहले विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? तो सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ 10 जनवरी को ही हुआ। 10 जनवरी 1975 ईस्वी को हुआ। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था नागपुर में। तो सबसे पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नागपुर में हुआ। कब हुआ? तो 1975 ईस्वी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये भी आप याद रखिए। जिसका उद्घाटन कौन किए थे? तो जिसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब 1975 में कौन प्रधानमंत्री हो सकते हैं? तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये भी याद रखिए। उन्हीं के समय में 10 जनवरी को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ। अब और भी बातें जानिए। अब बात आई है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, लेकिन जब हिंदी दिवस की बात करेगा तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 14 सितंबर 1953 ईस्वी को पहली बार हिंदी दिवस मनाया गया। उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1953 में कौन हो सकते हैं? तो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। चलिए, इसमें और भी ऑप्शन दिख रहे हैं। अभी हाल ही में हमने आपको बताया कि 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है ना, ब्रेल दिवस। और 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 1 जनवरी को मनाया गया था DRDO दिवस। मतलब जितने भी जनवरी में आए हैं अभी तक डे, उन सभी के बारे में हम लोग जान गए। 1 जनवरी को DRDO दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया गया, 9 जनवरी को विश्व प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया, और 10 जनवरी को कौन सा दिवस? अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, विश्व हिंदी दिवस। चलिए, इतनी सारी बातें आपको याद
रखना है। आगे बात करते हैं। कहता है कि भारत ने अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ किस राज्य से किया? तो किस राज्य से किया गया? तो ये किया गया है गोवा से। कहाँ से? गोवा से। कब हुआ? तो 4 जनवरी 2021 को यह इस अभियान की शुरुआत हुई है ना, लेकिन 5 जनवरी को इसको कहाँ से रवाना किया गया? तो गोवा से। जिसमें कुल कितने सदस्य हैं? तो 43 सदस्यों के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान, अंटार्कटिका में 40वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान का शुभारंभ करने के लिए 40 सदस्य को भेजा गया है। और इन 40 सदस्यों को छोड़ने के बाद 43 लिखा गया, 40 सदस्य टीम को छोड़ने के बाद ये अप्रैल 2021 ईस्वी में वापस चला आएगा। ये भी आपको याद रखना है। चलिए, इस अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो इस अभियान की शुरुआत हुई 1981 ईस्वी से। भारतीय अंटार्कटिक अभियान की शुरुआत हुई 1981 ईस्वी में। इस अभियान के बाद भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम ने अब जो है अंटार्कटिका में 3 अस्थायी अनुसंधान बेस स्टेशन बनाने का श्रेय हासिल कर लिया है। उस अनुसंधान बेस स्टेशन का नाम क्या है? तो पहले का नाम है दक्षिण गंगोत्री, जो अभी हाल ही में स्थापित किया जाएगा, दक्षिण गंगोत्री। दूसरा क्या है? तो दूसरा का नाम है मैत्री, और तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम है भारती। ये है क्या अनुसंधान? तो ये जो है कई तरीके से अनुसंधान कार्य करने का काम करता है, इसलिए अंटार्कटिका महादेश को विज्ञान का महादेश कहा जाता है। किसको? विज्ञान का महादेश कहा जाता है या अनुसंधान का महादेश कहा जाता है। चलिए, अब बात करते हैं अगले की। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि हाल ही में भारत ने किस नाम से एक नई एयरलाइंस शुरू की है? तो किस नाम से एक नई एयरलाइंस शुरू की है? तो फ्लाईबिग के नाम से एक नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई है ना। फ्लाईबिग के नाम से बहुत सारे एयरलाइंस है, स्पाइसजेट है, आपको एयर इंडिया है, इंडिगो है, इस तरह से कई हैं। लेकिन अभी भारत में एक और नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई। किसका? तो फ्लाईबिग की, है ना। फ्लाईबिग की शुरुआत की गई। कितना दिन ये चलेगा? तो ये सप्ताह में 3 दिन चलाया जाएगा। कब से शुरू किया जाएगा इसको? तो 13 जनवरी से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। चलिए, इतनी बातें आपको याद रखना है। अगली बात करते हैं। अगला क्या कहता है? सोमालिया में भारत के राजदूत कौन बने? तो सोमालिया में भारत के राजदूत कौन बने? तो ये बन गए हैं वीरेंद्र कुमार पॉल। यहाँ पर पॉल छूट गया है। चलिए, वीरेंद्र कुमार पॉल सोमालिया में भारत के राजदूत बन गए हैं। और भी कई राजदूत बने हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये क्या है? तो ये हैं 1991 के IFS, इंडियन फॉरेस्ट, है ना, ऑफिसर। IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी हैं। वर्तमान में ये केन्या में भारत के हाई कमिश्नर थे, लेकिन अब इन्हें क्या बना दिया गया? तो इन्हें बना दिया गया है सोमालिया में भारत का राजदूत बना दिया गया है। चलिए, और भी पिछले दिनों में कई राजदूतों की नियुक्ति हुई, एक एक करके हम लोग उसके बारे में जानते हैं। पहला जानिए कि पाकिस्तान में भारत के राजदूत कौन है? तो सुरेश कुमार। कौन है? सुरेश कुमार, पहला। दूसरी की बात करें तो गौरव अहलूवालिया। कौन? गौरव अहलूवालिया। गौरव अहलूवालिया कहाँ में राजदूत हैं भारत का? तो ये हैं नाइजीरिया में। कहाँ में? नाइजीरिया में। भारत में अभी हमने 1-2 दिन पहले आपको बताया था कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए? तो एलेक्जेंडर एलिस। हमने ये भी चर्चा किया था आपको कि राजदूत और उच्चायुक्त में क्या अंतर होता है। तो हमने ये बताया था आपको कि राजदूत का मतलब कि जिस देश पर ब्रिटेन का आधिपत्य नहीं रहा तो वहाँ पर राजदूत की नियुक्ति की जाती है। लेकिन जो देश ब्रिटेन के आधिपत्य में रहा है, मतलब जिस पर ब्रिटेन का अधिकार रहा है, तो उन सभी देशों में उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाती है। चलिए, अब आइए सोमालिया। तो सोमालिया के बारे में बातें करते हैं। सोमालिया के बारे में जो भी स्टैटिक बातें बनेगी, पहला जानिए सोमालिया की राजधानी कहाँ है?
तो मोगादिशु। कहाँ है? मोगादिशु। इसके करेंसी है सोमालिया शिलिंग। क्या है? सोमालिया शिलिंग। सोमालिया शिलिंग इसका करेंसी है। और भी जानिए इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मोहम्मद हुसैन रूबेल। कौन? मोहम्मद हुसैन रूबेल। चलिए अगली बातें करते हैं। कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने माटी कला रोजगार योजना शुरू की है? तो ये किसने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश शुरू किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या है माटी कला रोजगार योजना? तो इस रोजगार के तहत मतलब जो कुम्हार है ना, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, कुम्हार कौम से जितने भी लोग आएंगे उनको कम मिनिमम 10 लाख रुपये का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, है ना। क्यों ऐसा किया गया? माटी कला रोजगार योजना क्यों लागू किया गया? तो इसका उद्देश्य है कि जितने भी प्लास्टिक के सामान बन रहे हैं और उसके सप्लाई हो रहे हैं उन सभी को रोक करके और इसको अपनाया जाना। तो इसी के उद्देश्य से माटी कला रोजगार योजना को शुरू किया गया। मिनिमम 10 लाख लोन प्रोवाइड करने की योजना है और वो भी क्या रहेगा? तो टैक्स फ्री रहेगा। मतलब इस पर कोई भी टैक्स या ब्याज सरकार को नहीं देनी है। मतलब एकदम 0 इंटरेस्ट पर इसके तहत जो है 0% के इंटरेस्ट पर आपको 10 लाख रुपये मिनिमम प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये बातें हुई। अब आगे बढ़िए। उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश के हाल ही में चर्चा की थी। सबसे चर्चित बात है कि न्यू नोएडा प्रोजेक्ट। क्या? न्यू नोएडा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। कितना हेक्टेयर की भूमि पर? तो 20,000 हेक्टेयर की भूमि पर बनाया जा रहा है। चलिए बीसी सखी योजना। बीसी सखी योजना भी शुरू की गई है अभी हाल ही में यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा। बीसी सखी योजना कहने का मतलब क्या होगा? बैंकिंग क्रॉसपॉन्डिंग। चलिए विरासत योजना भी अभी शुरू किया गया है। विरासत योजना क्या है? तो ये है जमीनी विवाद मामले को निपटाने वाली योजना है। मतलब जिन जिन जमीन पर विवाद चल रहा है उन सारे को निपटाना है, तो उसी के तहत विरासत योजना लाया गया है, विरासत अभियान लाया गया है। चलिए और भी अभी जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट कहाँ था? तो नोएडा में ही था। उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। जेवर एयरपोर्ट कहाँ था? नोएडा में भी था। चलिए और भी कानपुर में बनाया जा रहा है मेगा लेदर पार्क। क्या बनाया जा रहा है? मेगा लेदर पार्क, है ना। मेगा लेदर पार्क कानपुर में ही बनाया जा रहा है। और कानपुर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के ज़िले में स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। चमड़े के लिए फेमस है और वहीं पर क्या बनाया जा रहा है? मेगा लेदर पार्क। और भी बात करिए अभी हाल ही में किसान कल्याण योजना भी शुरू किया गया। क्या? किसान कल्याण योजना। ये क्या था? तो ये इसका कहना है इस योजना के तहत कि जितने भी किसान हैं उसकी आय को 2022 तक दुगनी कर देना है ना। और भी था कि जो अभी कृषि कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, है ना, तो उस पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो लोगों के नेगेटिव थिंकिंग है इस कानून के बारे में, उसकी समझ को स्पष्ट करना, उसके क्लियरेंस को दूर करना, है ना। तो इसके लिए भी किसान कल्याण योजना लाया गया। चलिए अब आई है यूपी। तो यूपी में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? 81। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 31 और विधानसभा की सीटों की कुल संख्या है 404। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? तो आदित्य योगी नाथ। किस पार्टी से हैं? तो बीजेपी पार्टी से हैं। यूपी के राज्यपाल कौन है? तो यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले की बात करते हैं। अगला कहता है कि खेलो इंडिया आइस हॉकी कहाँ शुरू हुआ? तो खेलो इंडिया आइस हॉकी कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में शुरू हुआ है। केमा संस्करण है तो 5वां संस्करण है। केमा संस्करण 5वां संस्करण। और अब आई है लद्दाख। तो लद्दाख के बारे में हम जितने भी सारे स्टडी की बातें बनेगी उसके बारे में बात करते हैं। चलिए क्या है? तो लोसार उत्सव सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट लोसार उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो लद्दाख में ही मनाया जाता है।
और लद्दाख जो था पहले जम्मू कश्मीर का ज़िला हुआ करता था, है ना। तो इसको हटा करके जम्मू कश्मीर में जो 370 एक्ट था और 35A, इस सभी को कब हटाया गया, तो 5 अगस्त को हटा दिया गया। और इसको हटाने के बाद 31 अक्टूबर और 2019, कब, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज के रूप में ऑफिशियल रूप से घोषित किया गया, है ना। चलिए अब बात आती है तो लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर। इतनी सारी बातें आपको याद रखना है। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, यदि आपको इससे फ़ायदा हुआ होगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो यदि अच्छा लगा आपको तो ज़रूर, यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।